नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को पता होगा जेपीएससी मेंस के सिलेबस में मेडिवल हिस्ट्री के टोटल 8 टॉपिक दिए गए हैं। उनमें से 3 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी के जो 5 टॉपिक है उसको भी हम लोग प्रयास करें जल्द से जल्द यहाँ पे समाप्त कर दिया जाए। और आज हम लोग चौथा टॉपिक लिए हैं जो कि संबंधित है मंगोल इन्वेजन से। मंगोल का जो भारत में आक्रमण हुआ उससे संबंधित है। इससे संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था 2012 में यूपीएससी में, तो इसी प्रश्न का उत्तर लिखते हुए हम लोग मंगोल का यहाँ पे इन्वेजन को समझेंगे और उसका जो प्रभाव पड़ा उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रश्न ऑलरेडी आप देख चुके होंगे थंबनेल में, लेकिन फिर भी एक बार हम यहाँ पे पढ़ देते हैं। बोलता है, मंगोल आक्रमण ने किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत एवं दिल्ली सुल्तानों के उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति को प्रभावित किया। तो आंसर में मेन फोकस आपको करना है जो दिल्ली सल्तनत के या दिल्ली सुल्तानों के उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति को कैसे ये लोग प्रभावित करते हैं उसके बारे में ज्यादा फोकस करना है। ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस हम लोगों को मंगोल के बारे में करना है या मंगोल अपने साम्राज्य कैसे विस्तार कर रहे थे उसके बारे में करना, ना ही हमको चंगेज खां के बारे में बहुत ज्यादा जानना है, ना ही तैमूर लंग के बारे में जानना होगा। उम्मीद करते हैं ये दो नाम आपको पहले से पता होगा, क्योंकि चंगेज खां के नेतृत्व में ही मंगोल साम्राज्य एक तरह से कहिए बहुत बड़ा रूप लेता है और तैमूर लंग के नेतृत्व में भारत में सबसे अंतिम मंगोल आक्रमण होता है जो कि 1398-99 के आसपास हुआ था। देखिए, इसका आंसर लिखने के लिए अलग अलग किताब या अलग अलग सोर्स का हम उपयोग किए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण स्रोत है क्लास 11 का एनसीईआरटी। यहाँ से हम पृष्ठभूमि बनाए हैं, बाकी जो हम लोगों का अलग अलग किताब है जिससे मिलता है कि अलग अलग सुल्तान जो है उनके काल में मंगोलों के खिलाफ क्या नीति रहा उसको हम लोग वहां से निकाल के लिखने का प्रयास किए। तो इंट्रोडक्शन के लिए आप यहाँ देख सकते हैं क्लास 11 का एनसीईआरटी। अगर और भी ज्यादा डिटेल पढ़ना है तो एनसीईआरटी को आप कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पे मंगोल के बारे में दिया गया है। यहाँ पे मंगोल का साम्राज्य भी आप देख पा रहे होंगे कि कितना बड़ा साम्राज्य था और साम्राज्य का अधिकांश हिस्सा जो है वो चंगेज खां के द्वारा ही जीता गया था। तो कभी अगर बनाने का मौका मिले तो इसको जरूर बनाइएगा। यहाँ पे कलर तो थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे जो तीर चिन्ह है वो 2 कलर में दिया गया है, एक रेड कलर में एक ब्लू कलर में। रेड कलर वाला जो दिखाता है वो चंगेज खां का अभियान को दिखाता है और ब्लू कलर वाला जो दिखा रहा है यहाँ पे तीर चिन्ह वो उसके बाद के जो मंगोल शासक हुए उनका अभियान दिखा रहा है। तो कभी मौका मिलेगा तो क्लास 11 का एनसीईआरटी देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं अभी तो इतना प्रेशर होगा कि जो चीज एक जगह है वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, बाकी चीज को एनसीईआरटी से कैसे कवर करें इतने कम टाइम में, वो भी है ना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लिखे हैं कुछ बहुत, तो यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं एक जगह कंपाइल करके, तो उम्मीद करते हैं इसका आपको जरूर लाभ होगा। चलिए प्रश्न को एक बार फिर से हम यहाँ पे पढ़ देते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसका आंसर लिखने का हम लोग या जो सैंपल आंसर आपको लिखा गया है उसको हम पढ़ के बता देंगे। मंगोल आक्रमण ने किस प्रकार दिल्ली सल्तनत के एवं दिल्ली सुल्तानों के उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति को प्रभावित किया। तो यहाँ मेन फोकस करना उत्तर पश्चिम सीमांत नीति के बारे में और किसके कारण ये नीति चेंज हो रहा था, तो मंगोल आक्रमण के कारण चेंज हो रहा था। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पृष्ठभूमि बताएंगे कि आखिर मंगोल कौन था, क्योंकि यहाँ पे मंगोल के बारे में थोड़ा सा है तो थोड़ा सा बताना फर्ज बनता है। और ये वीडियो में हम सीधे सीधे प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाएगा कि मंगोल का पृष्ठभूमि क्या था और कैसे ये चंगेज खां के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा साम्राज्य का निर्माण भी करता है। और उसके बाद इसके जितने भी उत्तराधिकारी हैं वो भी अपने शासनकाल में अपने साम्राज्य का विस्तार ही करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ जो यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ जो हम लोगों का होगा वो चंगेज खां के इंट्रोडक्शन के बारे में होगा। उसके बाद चंगेज खां के बाद या जो भी मंगोलों का यहाँ पे आक्रमण होगा उसके खिलाफ जो उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति था यहाँ दिल्ली सल्तनतों का, उनका अलग अलग शासन काल में क्या क्या नीति रहा था, अलग अलग सुल्तानों के काल में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में क्या था, तुगलक के काल में क्या था, इल्तुतमिश के काल में था क्या था, उसको हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये ढांचा आपका बना हुआ है। देखिए सिनॉप्सिस अभी टाइम नहीं मिला इसलिए हम बनाए नहीं है, आप इसको खुद से बना सकते हैं। थोड़ा सा अपने से मेहनत कीजिएगा, 2 मिनट थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो ये बन जाएगा। क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद बस 2 से 3 मिनट ही लगता है सिनॉप्सिस बनाने में, बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है। अगर आंसर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए तो सिनॉप्सिस बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बोलता है जैसे कि अभी बताए इंट्रोडक्शन है, मंगोल के बारे में बताएंगे। तो चलिए मंगोल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये मंगोल लोग थे कौन और कैसे चंगेज खां इस मंगोल समुदाय में सबसे बड़ा नाम बन के उभरता है। बोलता है मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय था। देखिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना जैसे आदिवासी में 32 जनजाति 33 जनजाति आते हैं और झारखंड में इसके अलावा भी अगर दूसरे राज्य में जाइएगा तो उसमें भी कई जनजातियां हैं, तो उनको एक नाम हम दे देते हैं या एक शब्द से जानते हैं आदिवासी। लेकिन आदिवासी में बहुत सारे समुदाय हैं और इनमें कुछ समानताएं हैं, कुछ विभिन्नताएं हैं। तो उसी तरह से मंगोल जो था बहुत सारे समुदायों का एक समूह था, तो उसी को यहाँ पे बोल रहा है विविध जन समुदायों का एक निकाय था। ये लोग कहाँ रहते थे, तो पूर्व में तातर, खितान और मंचू, ये एक तरह से कह सकते हैं चीन से लगा हुआ है, चीन मंगोलिया से लगा हुआ होगा। और पश्चिम में ये तुर्की कबीले के
भाषागत समानता होने के कारण परस्पर संबंध थे। तुर्की में हम लोग बताया था तुर्क लोग जो थे एक तरह से अच्छे घुड़सवार थे जो कि इस्लाम धर्म को भी स्वीकार कर चुके थे और तुर्क आक्रमण भी हम लोग यहाँ पे पढ़े थे। तो इस तरह से उनमें भाषागत कुछ समानता था, ये चीज आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। कुछ मंगोल बोलता है पशुपालक थे और कुछ मंगोल जो थे यहाँ पे शिकारी थे। अभी आप लोग जनजाति पढ़ रहे हैं या झारखंड का हम लोग जनजाति पढ़ते हैं तो देखते हैं ना सबका जो काम करने का तरीका है, कोई शिल्पी है तो कोई शिकारी करने वाला जनजाति है, कोई खेती करने वाला है। तो उसी तरह से इनके समुदायों में, विविध समुदाय में कुछ लोग जो थे वो पशुपालन करते थे, कुछ लोग जो थे वो शिकार करते थे। तो इस तरह से इनका यायावरीकरण मध्य एशिया की चारण भूमि में हुआ। यायावरीकरण कहने का मतलब है ये मध्य एशिया में, जैसे अभी क्या होता है ना कि एक समुदाय जो होता है एक जगह से दूसरे जगह यहाँ पे जाते रहते हैं, तो इस तरह से खानाबदोश के जैसे ये लोग जो है इस क्षेत्र में घास के मैदान में एक जगह से दूसरे जगह यहाँ पे जाते रहते थे, जो कि आज आधुनिक मंगोलिया राज्य के तौर पे हम लोग इसको क्या करते हैं जानते हैं। चंगेज खां का जन्म जो है, अब चूंकि चंगेज खां के नेतृत्व में ही मंगोल साम्राज्य, अगर मंगोल को हम जानते हैं तो किसके नाम से जानते हैं? चंगेज खां के नाम से जानते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे चंगेज खां के बारे में आप थोड़ा सा हम बता देते हैं और ये पृष्ठभूमि को समाप्त करेंगे। तो चंगेज खां का जन्म जो है 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया में हुआ। ये इंट्रोडक्शन जो है या पृष्ठभूमि जो है हम एनसीईआरटी से बनाए हुए, वहां ये सारा फैक्ट आपको मिल जाएगा। उत्तरी भाग में यहाँ पे इसी मंगोलिया के उत्तरी भाग में एक नदी का नाम दिया है ओनोन नदी, वही उसी के तट में या उसी के निकट में हुआ। चंगेज जिसका जो बचपन का नाम था तेमुजीन था, स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। तो वहां का जो राजनीति था, अलग अलग कबीले थे, वहां के अलग अलग कबीले के अलग अलग प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे, उनमें से एक नाम उभर के आता है चंगेज खां। और इस तरह से यहाँ पे बोलता है उसकी इस प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले ने सरदारों की एक सभा कुरिलताई में मान्यता मिली। मतलब अपने जीवन काल में ऐसा एनसीईआरटी में ही पढ़िएगा, बहुत ऐसे काम करते हैं जिससे इनको सभी कबीलों में श्रेष्ठ माना जाता है और सभी कबीले इनको एक बैठक करते हैं जिसका नाम है यहाँ पे कुरिलताई, वो सभा किया जाता है और इनको उपाधि दिया जाता है। किसका? तो चंगेज खां का। तो इसका जो ओरिजिनल नाम था वो तेमुजीन था, इसको चंगेज खां एक उपाधि के तौर पर मिला था। इसी तरह से इसी उपाधि में और एक नाम जुड़ जाता है या इसी का ही मतलब होता है समुद्री खान या सार्वभौमिक शासक, मतलब पूरी पृथ्वी का शासक है, ऐसा इस तरह का इनको उपाधि दिया जाता है इस कुरिलताई नाम का सभा में। तो इसको फैक्ट याद रखिएगा, कुरिलताई नाम का सभा था, यहाँ पे तेमुजीन इसका बचपन का नाम था, मंगोलिया इनका एक तरह का ये जन्म स्थान था और कई कबीले से मिलके मंगोल जो है वो बनते हैं, कुछ पशुपालक है, कुछ आपके शिकारी। बस इतना ही तो आपको याद करना है, एक पैराग्राफ आपका आराम से बन जाएगा। मंगोल के महानायक इसको घोषित कर दिया। मतलब मंगोल का अगर सबसे फेमस व्यक्ति कोई है तो वो कौन है? चंगेज खान। वास्तविक में ये था, ये अपने मंगोल के अगर हम लोग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत बर्बर हम कह सकते हैं, लेकिन अपने साम्राज्य के विस्तार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये तो मंगोल साम्राज्य का विस्तार ही किया, तो उसके लिए तो ये श्रेष्ठ सुल्तान ही यहाँ पे हो गया। और इस तरह से यहाँ पे हम लोग आप तारीख 10 मिनट 10 माफ कीजिएगा, बाहर कुछ लोग आ गए थे। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति में यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली सुल्तान के द्वारा अपनी उत्तर पश्चिमी सीमांत की रक्षा मंगोल को रोकने के लिए अपनाई गई नीतियों में के बारे में कि खालिद अहमद निजामी 3 श्रेणियों में इसको क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इनका जो नीति था उनको 3 श्रेणी में बांट के इतिहासकार देखते हैं। वो कौन कौन सा श्रेणी है? तो पहला अलगाव का श्रेणी है जिसमें हम लोग 1221 से 1240 के बीच का देखेंगे। दूसरा उदासीन का है जो कि 1240 से 1266 के बीच का नीति था। तीसरा संघर्ष की नीति है जो कि 1266 से 1335 के बीच का था। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसका 3 जो है नीति हम लोग या 3 कैटेगरी में बांट के हम लोग इसको देख सकते हैं। पहला नाम जो आता है वो किसका आएगा? तो इल्तुतमिश का, क्योंकि इल्तुतमिश के काल में ही यहाँ पे चंगेज खां आए थे। तो सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण के खतरा दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश सुल्तान के समय 1221 में पड़ा, जब चंगेज खां मंगोल को जलालुद्दीन मंगवर्मी का पीछा करते करते यहाँ पे सिंधु नदी तक आ पहुंचा। किंतु उस समय सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने दूरदृष्टि का परिचय देते हुए खदेड़े गए जलालुद्दीन मंगवर्मी को कोई सहायता
नहीं किया, और इस तरह से चंगेज खां के आक्रमण से भारत क्या हो जाता है, बच जाता है। आपको इस ये जब इल्तुतमिश पढ़ रहे होंगे उस समय बताया गया होगा, आप खुद से भी कभी पढ़े होंगे तो वहां पे पता चला होगा कि सिंधु नदी तक ये पहुंच गया था चंगेज खां, और ख्वारिज्म का शासक या उधर से ही खदेड़ते आ रहा था जलालुद्दीन मंगवर्णी को। तो सीधे सीधे चंगेज खां इल्तुतमिश को बोल दिया कि अगर मंगवर्णी का तुम सहायता करता है तो फिर इसका जो एक तरह से का ये दुष्प्रभाव है उसको झेलने के लिए तुम तैयार रहना। तो इसीलिए वो एक अच्छा निर्णय लेता है, अपने दृष्टिकोण से तो अच्छा ही निर्णय लिया कि वो जो है मंगोलों से भिड़ना नहीं चाहा, क्योंकि मंगोल जो थे बहुत बर्बर थे और इसीलिए मंगवर्णी का वो सहायता नहीं करता, और चंगेज खां यहाँ पे सिंधु नदी पार करके भारत में नहीं पहुंचता। तो इस तरह से बोलता है कि मंगोल के कहर से भारत जो है उस समय बच जाता है। अब आगे क्या होता है, इल्तुतमिश के काल में ही वही दिया गया है। इसी तरह का खतरा 1234 में भी आता है, जब ओक्ताई मंगोल ने हिंद कश्मीर पर आक्रमण करने का निश्चय किया, और ओक्ताई मंगोल ने हिंद और कश्मीर पर आक्रमण करने का, सॉरी ये तो दोबारा रिपीट हो गया, समय इल्तुतमिश ने स्वयं सैन्य बल के साथ मुकाबला के लिए नमक, जिसको सॉल्ट रेंज कहते हैं, तक पहुंच गया, किंतु बीमार होने की वजह से वो दिल्ली लौटना पड़ा, जहां उसकी कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई। इस प्रकार इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमण से अपनी नीति दिल्ली सल्तनत को बचाए रखा, जो उसके उत्तराधिकारियों द्वारा नहीं हो सका। दिल्ली सल्तनत को आगे एक सदी तक मंगोल आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो कुल मिला के यहाँ पे बोला जाता है, फिर से चंगेज खां के बाद जो अगला नाम आपको याद करना है उसका नाम क्या है, ओक्ताई मंगोल। तो ओक्ताई मंगोल जो है वो हिंद में और कश्मीर में क्या करेगा, आक्रमण करेगा, और इस तरह से उसको रोकने के लिए इल्तुतमिश जाता है सेना लेके। कहां पे जाता है, तो सॉल्ट रेंज के पास जाता है, पाकिस्तान में ये पड़ेगा, वहां पे जाता है, लेकिन बोलता है कि वहां पे जाएगा, बीमार हो जाएगा, और बीमार होने के बाद जब वो वापस आता है तो उसके बाद उसका मृत्यु भी हो जाता है। तो इस तरह से जब तक ये जीवित रहा, एक तरह से कह सकते हैं भारत में मंगोल आक्रमण को रोके रहा। लेकिन अगला लाइन में यहाँ पे या लास्ट लाइन में बोलता है कि बाद के जितने भी सुल्तान हुए वो मंगोल आक्रमण को यहाँ पे रोक नहीं पाए। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज आपका इल्तुतमिश के काल में दिया गया। अगला अगर हम देखें तो यहाँ पे बोलता है, दिल्ली के निवासियों को मंगोल के खतरे की गंभीरता का एहसास उस समय हुआ जब सन 1240 में, एक एक नाम आपको याद रखना है कि कैसे 1221 में आया है ना, उसके बाद यहाँ पे इल्तुतमिश के काल में फिर 34 में आता है, फिर 40 में यहाँ पे आता है, और 40 में जो आता है वो उसका नाम क्या था, ताई बहादुर के नेतृत्व में एक मंगोल सेना ने लाहौर को विध्वंस कर दिया। तो इस तरह से 1240 में यहाँ पे आपका लाहौर में कौन आएंगे, लाहौर में यहाँ पे एक व्यक्ति आएंगे जिनका नाम था ताइर बहादुर, और ये भी मंगोल आएगा। और मंगोल को पता ही होगा कि कितने ये लोग बर्बर थे, आते थे तो पूरे शहर के शहर को नष्ट कर देते थे। तो इस तरह से पूरा विध्वंस ये लोग कर दिए। और यहाँ पे आपको ये भी पता होगा 1240 में रजिया सुल्तान भी का देहांत हो गया था, तो एक तरह से दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था भी फैला हुआ था, तो इसका भी इनको फायदा मिला होगा। तो उस समय दिल्ली सल्तनत में रजिया की, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ, रजिया की मृत्यु के बाद अराजकता फैल सी गई थी। संयोगवश उस समय मंगोल शासक का अन ओक्ताई करके, थोड़ा सा ये नाम एक दो बार आपको पढ़ना पड़ेगा, का अन ओक्ताई करके मृत्यु हो चुकी थी, और मंगोल सेना वापस हो गई थी। दिल्ली मंगोल के को भाजन से होने से बच गया, बलबन के हाथों सत्ता आने तक यह स्थिति बनी रही। कहने का मतलब है ताई बहादुर लाहौर आया, विध्वंस कर दिया, और इसी समय दिल्ली में रजिया सुल्तान का हत्या हो चुका था, और दिल्ली में एक तरह से कहिए अव्यवस्था फैला हुआ था। मंगोल आगे बढ़ते, लाहौर से दिल्ली पहुंचते, यहाँ पे हो सकता है दिल्ली को भी पूरा विध्वंस कर देते, लेकिन इसी बीच बोलता है कि वहां पे उनका जो एक शासक था, मंगोल शासक था जिसका नाम है का अन ओक्ताई, उसका मृत्यु हो जाता है। तो जब एक शासक या राजा मर जाता होगा तो उसका सेना जो है वापस चला गया, और वापस जाने के कारण दिल्ली जो है इसके कोप भाजन से क्या हो जाता है, बच जाता है। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं दिल्ली सल्तनत की सत्ता जब बलबन के हाथों में पहली बार यहाँ पे बलबन के हाथों में आता है, तो बलबन जो है उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति का यहाँ पे प्रतिपादन किया। तो अभी तक उत्तर पश्चिम सीमांत नीति के बारे में या उसके संदर्भ में वैसा कोई बहुत बड़ा कदम उठाया नहीं गया था। बलबन जब पहली बार आएगा तभी उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति के बारे में कुछ जो है नीति का यहाँ पे प्रतिपादन करेगा। वहां पुराने किले पड़े को जो है मरम्मत करवाता है। सीमांत प्रदेश के मुख्य मार्गों पर केंद्रीय सेना की टुकड़ी करके चचेरा भाई शेर खां एवं पुत्र शहजादा मोहम्मद को राज्य के अधीन तथा सुरक्षा के दायित्व उन्हें सौंपता है। तो कहने का मतलब है जो भी किला थे उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति में, उन किलों को मरम्मत करवाया गया। और उसके बाद मुख्य जो अनुभवी, हम लोग यहाँ पे भी देखे थे, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी वाला में भी देखे थे कि अनुभवी लोगों को वहां पे भेजा जाता था। तो इस तरह से अपना जो चचेरा भाई है बलबन का, शेर खां, उसको भेजता, और अपना बेटा जो है शहजादा मोहम्मद उसको भी भेजता। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बलबन जो है के काल में ही अपना वो बेटा को एक तरह से कहिए वो उनका बेटा जो है मारा भी जाता है इस मंगोल आक्रमण के कारण ही। उसके बाद यहाँ पे आगे देता है
सुरक्षा का दायित्व सौंपा। बलबन ने इस खतरे से निपटने के लिए सैनिक एवं कूटनीतिक दोनों प्रकार के कदम उठाए। तो केवल सैनिक यहाँ पे नीति अपना नहीं रहा था, वो कूटनीतिक भी अपना रहा था, क्योंकि अपना कहा जाता है एक दूत जो है वो यहाँ पे मंगोलों के दरबार में भेजेगा, मंगोल के शासक हलाकू के पास अपना वो दूत भेजा था। तो ऐसा नहीं है कि केवल लड़ाई के माध्यम से ही मंगोल आक्रमण को वो रोकने का प्रयास कर रहा था, कुछ कूटनीतिक नीतियां भी अपनाई जा रही थी बलबन के द्वारा कि कुछ संधि हो जाए और इस तरह से मंगोल का आक्रमण जो है वो भारत में ना हो। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, मंगोल का आक्रमण जो है वो जारी रहता है। जवाब में उसने 1260 में बलबन के दरबार में एक दूत मंडल भेजा, फिर भी मंगोल आक्रमण का बलबन मंगोल रोक नहीं पाया। 1285 में उसने अपने प्रिय पुत्र शहजादा मोहम्मद की कुर्बानी दी। तो इस तरह से यहाँ पे दूत मंडल भेजा जा रहा है, वहां से दूत मंडल आ रहा है, लेकिन बात यहाँ पे बना नहीं। फिर से मंगोल यहाँ पे आक्रमण करते हैं और कहा जाता है कि 1285 में जब मंगोल का आक्रमण होता है तो बलबन का जो बेटा रहता है शहजादा मोहम्मद, क्योंकि अभी आपको बताया गया था अपना भाई को और अपना बेटा को वो भेजा था, तो शहजादा मोहम्मद जो है वहां पे आपका उनको क्या मिलता है, कुर्बानी, उनका कुर्बानी हो जाता है। इसी घटनाक्रम में देनी पड़ी। इसके बाद 1288 में लाहौर से मुल्तान तक मंगोल ने रौंद डाला, किंतु शाही सेना के आगमन का समाचार सुनते ही भाग खड़ा हुए। तो देख लीजिए वो लाहौर से कहां तक पहुंच जाते हैं, मुल्तान तक। तो इस तरह से यहाँ पे उसका बलबन का बेटा को मारेगा शहजादा जिसका नाम है मोहम्मद को, और उसके बाद जब उनको पता चल जाएगा या उनका में एक जोश आ जाएगा कि हम जो है सुल्तान का बेटा को मार चुके हैं, और इसीलिए बोलता है पूरा लाहौर को रौंदते हुए वो मुल्तान तक पहुंच जाता है और आगे भी आने वाला रहता था, लेकिन बोलता है शाही सेना जैसे कि सल्तनत का सेना आने वाला है, जैसे समाचार मिलता है वो लोग फिर वापस चला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे मंगोलों का कहर जो है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में हम लोगों को देखने को मिलता है। अब आता है यहाँ पे खिलजी वंश। खिलजी वंश के शासन के शुरुआत में जलालुद्दीन 1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण को विफल किया था। कई हजार मंगोल को यहाँ पे बंदी बना लिया, जो कि बाद में इस्लाम कबूल कर 9 मुसलमान बने। तथा यहाँ पे इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने समय मंगोल आक्रमण के बाद बाढ़ सी आ गई, किंतु किसी की हिम्मत नहीं हो सकी कि वह दिल्ली पर कब्जा कर सके। तो सीधा सा मतलब है जलालुद्दीन खिलजी के समय में यहाँ पे बोलता है मंगोल का आक्रमण होगा, और मंगोल आक्रमण के बाद जलालुद्दीन खिलजी जो है कई मंगोलों को यहाँ पे क्या कर लेंगे, बंदी बना लेंगे। उन्हीं बंदी बनाए मंगोलों के द्वारा कहा जाता है कि कई मंगोल जो है इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। और जो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था रणथंभ वॉर में जो एक तरह से कई राजपूत और मंगोल यहाँ पे थे, तो वही 9 मंगोल जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ हो चुके थे। तो वही जो है यहाँ पे बताया गया है कि कुछ मंगोल जो है यहाँ आते हैं और इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते हैं, तो उनको एक नया समुदाय के तौर पे जाना जाता है 9 मुसलमान। और इस तरह से ये जलालुद्दीन खिलजी के समय देखने को मिलेगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय वो तो बोलता है सबसे ज्यादा मंगोलों का आक्रमण होता है, मंगोल के आक्रमण का एक बाढ़ सा आ जाता है, ऐसा भी यहाँ पे बताया गया। और इसके बारे में हम सैनिक अभियान के बारे में तो वहां पे पढ़ ही चुके थे, तो ये बहुत आसानी से अब आपको यहाँ पे समझ में आ भी जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनी सैनिक नीति और कूटनीतिक माध्यम से मंगोल खतरे के सामना करता रहा। इसके समय में 3 बार दिल्ली पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, मंगोल के प्रयास को असफल रहा। भारत पर मंगोल खतरे का मुकाबला करने का सबसे अधिक निर्भय प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, जिसने अपनी ताजपोशी के कुछ ही समय बाद 3,75,000 सैनिकों की एक सेना तथाकथित खुरासान अभियान के निमित्त तैयार किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके थे, किला उला को वो क्या किया था, मजबूत किया था, वहां कोतवाल रखता था, अनुभवी व्यक्ति को वहां पे रखता था, ताकि किसी तरह का मंगोल आक्रमण होता हो तो वो उसको क्या कर सके, दृढ़ता पूर्वक उसका सामना कर सके। तो इस तरह से ये तो दिया ही हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी दिया जा रहा है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि 3,75,000 या 70,000 के आसपास, यहाँ 75,000 यहाँ पे लिखे के आसपास वो सैनिक बनाता है, ताकि वो खुरासान का अभियान कर सके और मंगोल का खतरा को वो समाप्त कर सके। तो ये दिल्ली सल्तनत का एक तरह से यहाँ पे उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति था। यद्यपि एमबीटी के बारे में बोल रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि यद्यपि यह योजना सफल नहीं रहा। हम लोग जानते हैं कि सैनिक अभियान को वो रोक दिया, वो तो सैनिक अभियान किया ही नहीं, बस है ना, शस्त्र वगैरह किया, एकता वगैरह दिया, उसके बाद उसका पैसा खर्चा हो गया, अभियान तो करवाया है ही नहीं। तो यहाँ पे किंतु भारत के कुछ एक सुल्तान में से एक था जिनमें संभवतः भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत के संबंध में सामरिक नीति की समझ व सूझबूझ थी। उन्हें एशियाई मामलों का गहन जानकारी थी। इन्हीं तथ्यों की अपेक्षा होने के कारण तैमूर ने 1399 में यहाँ पे या 1398-99 ये
लास्ट में 98 में आया था, 1398-99 में तैमूर लंग का आक्रमण करता है। तो बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक ठीक है वो अपना सैनिक अभियान नहीं करवाया, लेकिन उसको पता था कि उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति को कैसे टैकल करना। लेकिन हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में कि उनको ज्ञान तो बहुत सारा चीज का था, लेकिन कोई भी नीति जो है वो सही तरीके से लागू नहीं कर पाए थे। तो भारत और बाद के सुल्तान उसी चीज को ठीक से समझ नहीं सके और इसीलिए फिर से तैमूर लंग जो है 1398 और 99 में आक्रमण करता, वो चीज लिखा हुआ था। भारत पर पुनः एक बार ऐसा लगा जैसे दिल्ली में कोई सुल्तान ही नहीं। कई दिनों तक मंगोल तैमूर ने दिल्ली में खून की होली खेली, दिल्ली में पूरी तरह से लूटा गया। इस प्रकार भारत के लिए मंगोल खतरा लगभग एक सदी तक बना रहा। तो इस तरह से जब तैमूर यहाँ पे तैमूर आएगा तो बोलता है कि वो जो है दिल्ली में खून की होली यहाँ पे खेलता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, किंतु ऐसा भावी आक्रमणों को रोकने के लिए ऐसी उपयुक्त रक्षा पंक्ति का निर्माण करने में दिल्ली के सुल्तान सफल नहीं हो सके जिसका आधार अफगानिस्तान में हो। इस कार्य को बाद में मुगल बादशाह के द्वारा पूरा किया जा सका। मतलब यहाँ पे आपको ये भी पता होगा तैमूर लंग जब यहाँ पे आक्रमण करेगा उसके बाद यहाँ पे तुगलक वंश समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे 1399 के बाद 412 तक यानी 10-12 साल तक चलेगा और उसके बाद सैयद वंश आ जाएगा। तो कहने का मतलब है उसके बाद भी कोई ऐसे सुल्तान नहीं हुए जो कि मंगोल खतरा को पूरी तरह से रोकने के लिए अपना कुछ ठोस योजना बनाया हो। ठीक है, मंगोल का आक्रमण उसके बाद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वहां पे वो ठोस उसके खिलाफ कोई योजना बना नहीं सके। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिया गया था। इसी में आपको एक चीज और देखने को मिलेगा कि मंगोलों का यहाँ पे प्रभाव क्या होता है। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं आपका टाइम लेते हुए। दिल्ली सुल्तान के लिए उत्तर पश्चिमी सीमा के नियंत्रण में रखना आवश्यक था क्योंकि उसको मध्य एशिया और मध्य पूर्व के साथ व्यापार बनाए रखने में मदद मिलती थी। अगर आपका कोई भी एरिया डिस्टर्ब है तो वहां पे व्यापार करना बहुत मुश्किल होगा। अगर उसको उत्तर पश्चिम से व्यापार करना है तो मंगोलों का खतरा को समाप्त करना होगा, तभी कोई बहुत आसानी से वहां पे व्यापार कर सकते हैं। और नहीं तो हम लोग देखे थे अलाउद्दीन खिलजी के समय भी देखे थे कि मुल्तान से व्यापारी आएंगे तो अगर उनको सुरक्षा नहीं दिया जाएगा तो कैसे व्यापारी यहाँ पे आएंगे और दिल्ली में अपने वस्तुओं को लाके बेचेंगे। तो इसलिए बोलता है व्यापार को अगर सही तरीके से चलाना है, आर्थिक नीति को बेहतर करना है तो उसके लिए अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना होगा। और इसीलिए बोलता है मंगोल खतरा के खिलाफ ये लोग जो है कुछ नीति अपनाना इनको पड़ा था। बलबन अपने सैनिकों को चुस्त रखने के लिए उनकी तैयारी के लिए नियमित रूप से शिकार अभियान में जाता था। अपने योग्य अफसरों के अंतर्गत घुड़सवार एवं प्यादों को रखकर उसने सेना का पुनर्गठन किया। तो वो अपनी सेना को हमेशा चुस्त दुरुस्त रखना चाहता था ताकि कभी भी मंगोल यहाँ पे आक्रमण करे तो उसका सामना वो बहुत आसानी से कर सके। अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत करने के बाद बलबन ने सीमा क्षेत्रों में किलों का पुनर्निर्माण करवाया, अपनी सेना में मंगोल सैनिकों और अफसरों को शामिल किया। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे। खिलजी और तुगलक सुल्तानों ने भारतीय समाज में सभी तत्वों के धर्म और जाति से ऊपर उठकर उनकी योग्यता और सुल्तान के प्रति वफादारी के आधार पर राज्य का अंग बनाया। नई शासक श्रेणी ने एक केंद्रबद्ध राज्य का ढांचा स्थापित करने में मदद की। इस तरह मंगोल के विरुद्ध राज्य की सुरक्षा के लिए यह सभी तत्वों का संगठित और सफल प्रयास था। यहाँ पे हम पहले भी आपको बताए थे कि मंगोल से लड़ना है तो यहाँ पे एक योग्य व्यक्ति को यहाँ पे चुनना होगा, ना कि अपना जाति या किसी के पैरवी से हम सेना में किसी को भर्ती कर लिए। तो इसीलिए तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी वाला जब सैनिक अभियान हम लोग देख रहे थे तो हम लोग देखे भी थे कि उनको सीधी भर्ती किया जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता था या उनका जांच किया जाता था, तभी उनको वहां पे रखा जाता था। नहीं तो पता चला युद्ध मैदान में गया और उन्हीं के कारण उनको हार का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन द्वारा किए गए क्या क्या उपाय थे? तो पहला उपाय थे सीमावर्ती किलों और दिल्ली के किलों को मरम्मत करवाना, नए किलों का निर्माण करना, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। किलों को योग्य और कुशल अधिकारियों के अंतर्गत रखा गया, तो कोतवाल कहते थे, ये पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। खाइया खुदवाई गई और शहरी दीवारों का निर्माण कराया गया। मतलब ये लोग शहर आते थे तो पूरा ध्वस्त कर देते थे, तो बड़ा बड़ा खाई बनाया गया शहर के किनारे और दीवार भी बनाया गया ताकि ये लोग जो है शहर में कभी प्रवेश भी कर जाए तो बहुत ज्यादा तहस नहस ना कर पाए। नए आधार पर सेना की भर्ती की गई है ना, यहाँ सीधी भर्ती की गई, अस्थायी भर्ती किया गया, वेतन दिया गया। बाजार नियंत्रण और सेना जनता दोनों की आवश्यकता वस्तुओं तक पहुंच बनाया गया, कोई विद्रोह न करे इसीलिए सेना को निश्चित वेतन दिया गया और बाजार में भी चीजों का दाम ना बढ़े इसलिए एक तरह से कहिए वहां पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया गया बाजार नीति के तहत। घोड़ों पर दाग लगाने की प्रणाली प्रारंभ की गई ताकि कोई भी है ना अच्छा घोड़ा के खिलाफ जो है, मतलब अच्छा घोड़ा के बदले खराब घोड़ा को लेके ना आ जाए। जलालुद्दीन खिलजी के काल में बहुत से मंगोलों ने दिल्ली में ही रहने का फैसला किया। इस कारण किलूगढ़ी, गयासपुर और इंद्रपत में मंगोलपुरी नाम से कुछ विशेष बस्तियां भी अभी हमको देखने को मिलती हैं। कागज और निर्माण उद्योग जैसे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बदलाव लाए। अरबों ने अफगान, मिस्र निवासी ईरानी, तुर्कियों, मंगोलों और सैयदों के अनेक दौरों से देशांतर हुए और वे अपनी अपनी व्यक्तिगत संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज की अपने साथ लाए, जिसने भारतीय संस्कृति, मतलब कोई भी यहाँ पे आएगा तो अपना सभ्यता संस्कृति को तो लाएगा ही लाएगा और यहाँ के सभ्यता संस्कृति को वो प्रभावित करेगा। तो इस तरह से आज हम लोग मंगोल के बारे में देखें। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे और उसके बाद हम लोग 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, तो 5वां टॉपिक की ओर हम लोग शिफ्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।